बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी बेटे, हम लोग अब मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को जो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स का हम पढ़ रहे हैं एम्फीबियंस के अंदर। तो नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने देखना है टेम्परेचर रेगुलेशन, कि कैसे एम्फीबियंस के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। तो बेसिकली एक बात तो आपको पता होनी चाहिए और आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, दैट इज़ एम्फीबियंस आर एक्टोथर्म। एक्टोथर्म्स हैं जी, एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि दे डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल हीट सोर्सेज टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा इसलिए है कि आपके पास ये पोरली इंसुलेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो इनकी जैसे ही वो बनती है वैसे ही वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती है, दे लूजेज द हीट। जी तो बेटे, दे कांट रिटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। उसकी तो वजह तो ये भी बताइए कि ये इतने वेल इंसुलेटेड नहीं होते। दूसरी वजह ये होती है कि जो पानी में मौजूद होते हैं तो पानी की बहुत अच्छी हीट अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये फ़ौरन उनकी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और आपके पास एम्फीबियन जब पानी के अंदर होते हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर पानी जैसा हो जाता है। लेकिन जब आपके पास ये लैंड पे होते हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी करता है, डिफ़र करता है फ्रॉम दैट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अच्छा जी, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है आपके पास वो किस नौइयत की होती है। इनमें मोस्टली बिहेवियरल होती है, ठीक है। और यानी बिहेवियर वाइज, यानी कि अपने बिहेवियर से ये बहुत सारी अपनी आदत से ये अपनी बहुत सारी हीट को कंजर्व रखते हैं। जैसे कि आपके पास इनके अंदर कूलिंग जो है वो कैसे होती है, ये इवेपोरेटिव हीट लॉस से इनकी कूलिंग होती है। और कुछ एम्फीबियंस जो है नॉकटर्नल होता है, रात के टाइम निकलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से और उनकी जो हीट है वो आपको पता है रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ज़्यादातर जो है कूलर बरोज़ में पत्तों के नीचे जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दिन के टाइम पे अपनी हीट को मतलब बाहर से हीट जो है ना, ताकि वो अपनी बॉडी की हीट इंक्रीज़ ना कर पाए, बाहर से हीट ज़्यादा होगी तो वो छुप के रहेंगे। देन जो है आपके पास ये तो हो गया कि अपने आपको मतलब ये गर्मी में ठंडा कैसे रखते हैं, ठीक है। तीन आपने देखी हैं चीज़ें कूलिंग के लिए। एक तो है आपके पास हीट लॉस, इवेपोरेटिव हीट लॉस होती है। दूसरी बात, नॉकटर्नल रात को निकलते हैं, रात को टेम्परेचर वैसे ही लो होता है, और दिन को जब गर्मी होती है तो ये कूलर बरोज़ वगैरह पे मॉइस्ट लीफ लिटर वगैरह में जो है ना नीचे दब के रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब सर्दियों में ये क्या करते हैं फिर, या जब टेम्परेचर लो हो तो क्या करते हैं, ये बास्किंग करते हैं बेटे। अब बास्किंग क्या होती है आपके पास, बास्किंग में क्या करते हैं, अपने सरफेस को, बॉडी सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं सन से, और सन से डायरेक्ट ही हीट ले लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर इस तरह बास्किंग करने से तकरीबन इनका 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना बढ़ जाता है एयर टेम्परेचर से, ठीक है। अच्छा, बास्किंग मोस्टली जो है आपके पास खाना खाने के बाद होती है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि खाना अच्छा हज़म होता है, इनके मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ठीक है। और फैट डिपोजिशन के लिए भी आपके पास ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे से ये सारे फंक्शन परफॉर्म करें और बास्किंग करें आफ्टर द फूड। नेक्स्ट जो है आपके पास एम्फीबिया जो है उनका जो डेली का जो टेम्परेचर है वो सीज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ज़रा सीज़न जो चेंज होगा तो उनकी बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो यही वजह है कि एम्फीबिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज की टॉलरेंस शो करते हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अगर जिक्र किया जाए कुछ सैलमेंडर्स में, वो तकरीबन -2 से लेके 27 डिग्री, यानी -2 पे भी वो सर्वाइव कर जाएगा, और 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप देख लें कि इसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज है। इसी तरीके से कुछ एन्यूरेंस का जिक्र करें तो वो 3 डिग्री सेल्सियस एंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि इसने एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हुई है तो उनकी अपनी जो अडेप्टेशन है उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और इस अडेप्टेशन की वजह से क्या होता है, इनकी जो टेम्परेचर टॉलरेंस की रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बेटे नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम की तरफ। नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन जो है आपके पास, नर्वस सिस्टम जो एम्फीबियंस का वो सेम तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह का ही होता है। ब्रेन जो है वो डेवलप होता है 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से। आपके पास सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर ब्रेन को। एम्फीबियन के अंदर फोर ब्रेन जो है आपके पास, इसके अंदर ऑल्फैक्टरी सेंटर्स होते हैं, और कलर चेंज का सेंटर होता है, और विजुअल फंक्शन से रिलेटेड इसके अंदर फंक्शन होते हैं, सेंटर होते हैं। देन है जी सेकेंड पार्ट, इज मिड ब्रेन। ये आपके पास रीजन, इसके अंदर एक रीजन होता है इसको हम ऑप्टिक टेक्टम बोलते हैं, जो कि आपके पास तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ठीक है। और उससे फिर मोटर फंक्शन
जनरेट करता है, ठीक है। मोटर फंक्शन यानी कि तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से लेगा और फिर आगे जो ऑर्डर पास होते हैं वो वहाँ पे, तो ये सारा मिड ब्रेन में होता है, ठीक है। मिड ब्रेन जी के अंदर आपके पास विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। हाइंड ब्रेन आ गया जी। हाइंड ब्रेन थर्ड पार्ट। हाइंड ब्रेन फंक्शन करता है मोस्टली मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी जो मिड ब्रेन से मोटर रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेटिंग वे के अंदर ये कोऑर्डिनेशन करता है उसकी। और दूसरी काम ये करता है, ये रेगुलेट करता है क्या चीज़, हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है और रिस्पायरेशन की मैकेनिक्स इन रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आपके पास ब्रेन का कुछ जिक्र हो गया। अब हम यानी कि नर्वस सिस्टम का, अब हम चलते हैं आगे सेंसरी सिस्टम्स की तरफ। तो आपके पास जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स का हम जिक्र करें तो वो मोस्टली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसकी पूरी बॉडी की स्किन के ऊपर, ठीक है। और आपके पास मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेयर यानी नंगी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। और ज़्यादातर ये हीट के लिए होते हैं, कोल्ड एंड पेन के लिए रिसेप्टर्स। इसके अलावा इसमें लेटरल लाइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम आपने कहाँ पढ़ा था जी, फिशेज़ में पढ़ा था। तो फिशेज़ के अंदर भी मौजूद होता है और बिल्कुल सेम फिशेज़ जैसा ही होता है। लेकिन अभी तमाम एम्फीबियंस में होगा नहीं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं पानी की एक्वेटिक, उसमें मौजूद होगा। इसके अलावा एक्वेटिक एडल्ट सैलमेंडर्स में होगा और कुछ एडल्ट एन्यूरन्स में भी होता है। तो लेटरल लाइन ऑर्गन्स बेटे होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या तो सिंगल या फिर क्लस्टर की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और मोस्टली ये डोर्सल सर्विसेज ऑफ द बॉडी भी होते हैं और ज़्यादातर ये कहाँ मौजूद होते हैं, हेड के करीब मौजूद होते हैं। आपने शार्क में भी देखा था हेड के करीब ज़्यादातर मौजूद थे। अच्छा जी, और रिसेप्टर्स जो हैं ये ज़्यादातर करते क्या हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस होती हैं पानी के अंदर, मूवमेंट वगैरह जानवर के इर्द गिर्द, तो ये उसको सेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन लैंड के ऊपर जो है लेटरल लाइन सिस्टम की कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब देख लेते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर जो आपके पास होते हैं, कीमो रिसेप्शन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप और अच्छी सेंस और इम्पॉर्टेंट सेंस है एम्फीबियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ज़्यादातर इससे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक पहले हम इसकी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ है। कीमो रिसेप्टर्स मोस्टली आपके पास नेजल एपिथेलियम में होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, टंग एंड स्किन के ऊपर होते हैं। और इसके अलावा ऑल्फैक्शन जो कीमो रिसेप्शन की टाइप है, ये यूज़ होती है मेट रिकग्निशन में, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है तो सेक्स अपोजिट सेक्स की रिकग्निशन में यानी मेल रिकग्निशन में हेल्प करती है। सेकेंड वन आपके पास नॉक्शियस केमिकल्स यानी जो ख़तरनाक केमिकल जो इसके लिए हार्मफुल है उसको डिटेक्ट करती है। और थर्ड वन फूड को लोकेट करती है। तो ऑल्फैक्शन जो है ना, कीमो रिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ एन एम्फीबियन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन पे, दैट इज़ द विजन। विजन जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं वो आपके पास प्राइमरीली साइट फीडर्स हैं, देख के फीड करते हैं, ठीक है। सिसेलियंस अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, सिसेलियंस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, नंबर ऑफ एडेप्टेशंस जो हैं वो आइज़ के अंदर जनरेट हुई हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि कुछ एम्फीबियंस की जो आइज़ है, जैसे एन्यूरा हो गया या फिर सैलमेंडर्स हो गए, वो उनके फ्रंट ऑफ द हेड पे होती हैं, सर के सामने की तरफ होती हैं और बिल्कुल उसको दूरबीनी निगाह यानी कि आपके पास बायनोकुलर विजन देती हैं, ठीक है। बायनोकुलर विजन, आप बायनोकुलर विजन क्या होती है, आपने कभी दूरबीन देखी है, उसमें कैसे नज़र आता है, तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास इसके विजन होती है। इसकी वजह से इसको अपनी प्री डिटेक्शन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है जी। तो बेटे बायनोकुलर विजन होती है इसकी फ्रंट में होने की वजह से, और डीप रिसेप्शन होती है जो कि प्रे कैप्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरे एम्फीबियंस की बात करें, फॉर एग्जांपल कुछ सैलमेंडर्स के अंदर, उनके अंदर स्मॉल आइज़ होती हैं, लेटरल होती हैं वो भी, ठीक है, जिसकी वजह से दे लैक बायनोकुलर विजन, उनके अंदर बायनोकुलर विजन नहीं होती है। और एक और करेक्टरिस्टिक इनका होता है कि इनकी जो लोअर लिड होती है एम्फीबियंस की, वो मूवेबल होती है, जिसकी वजह से जब वो मूव करती है आइज़ के ऊपर नीचे तो वो आइज़ को क्लीन भी करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और इसके अलावा बहुत सारे एम्फीबियंस के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। तो ये बेटे जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है ये आपके पास हेल्प करती है आई बॉल्स को, ठीक है, उसकी क्लीनिंग में, क्योंकि ये ग्लैंड्स के साथ मिलके काम करती है और ये समवट ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि जब ये मेम्ब्रेन आंखों के ऊपर होगी तो फिर भी एनिमल देख सकेगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आई बॉल जब रिट्रैक्ट करती है ऑर्बिट यानी जो स्कल के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन बाहर निकल आती है, ठीक है, यानी अंदर की तरफ जब ये थोड़ी सी रिट्रैक्ट होगी स्कल के अंदर आई बॉल, उस टाइम पे ये मेम्ब्रेन बाहर निकल आएगी, कॉर्निया के ऊपर फैल जाएगी। और इसके अंदर कुछ ऑर्बिटल ग्लैंड्स होते हैं, ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हम देखेंगे बाकी एनिमल्स की जब आइज़ पढ़ेंगे तो उसमें कहाँ तक इसकी डेवलपमेंट है, हमारे अंदर है कि नहीं, ये हम मैमल्स में भी चेक कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद क्या हमें देखना है? हाँ, इसके बाद हमने ऑर्बिटल ग्लैंड्स के बारे में देखना है। ऑर्बिटल ग्लैंड्स लुब्रिकेट करते हैं और वॉश करते हैं आई को, और दोनों ये मिलके हैं निकोटिन मेम्ब्रेन और साथ में आपके पास ऑर्बिटल ग्लैंड, ये डस्ट और डेब्रिस को आइस से साफ करते हैं। इसके अलावा इसका समवेट एक बड़ा सा लेंस भी होता है जो कि तकरीबन राउंड ही होता है, और ये ज़्यादातर आपके पास कॉर्निया से सेट बैक होता है, ठीक है। और फोल्ड ऑफ द एपिथेलियम जो है एक मौजूद होती है जिसको हम आयरस कहते हैं, जो कि इसी लेंस को सराउंड करती है। और आयरस जो है वो डायलेट भी हो सकता है और कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, यानी फैल भी सकता है और कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्यूपल होता है उसका साइज़ ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बाकी सारी आइज़ की वो चीज़ें सेम ही पड़ी हैं ना, आपने जो इंसान की आइज़ के अंदर मोस्टली मौजूद थी, ठीक है। ये आप फिगर को देखिए बेटे, फिगर में सबसे पहले आपको ये कॉर्निया दिखाई दे रहा है और ये रेटिना है, और फिर इसके बाद ये लेंस है बहुत बड़ा सा, ठीक है। आयरिस ने इसको घेरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बैक पे आपको ऑप्टिक नर्व्स नज़र आ जाएंगी, स्क्लीरा नज़र आ जाएगा, कोरोइड नज़र आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिन्होंने ये लेंस को थामा हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज निकोटिन मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दूसरी क्या चीज़ है, लोअर आईलिड। अब होता क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि मैंने बताया था, आइज़ जब रिट्रैक्ट करती हैं अंदर की तरफ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास ये जो चीज़ है निकोटिन मेम्ब्रेन उस टाइम ये बाहर निकल आती है ऐसे करके, ठीक है, इसको कवर अप कर लेती है, ठीक है, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा। और लोअर आईलिड भी मूव कर सकता है, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसकी वजह से ये जितना भी यहाँ पे लेंस ये कॉर्निया है इसको ये वॉश आउट करता है, ठीक है। अब आई साइड इसकी काम कैसे करती है और फोकसिंग या बाकी चीज़ें कैसे होती हैं उसकी तरफ मूव करते हैं जी। तो बेटे फोकसिंग जो है या हम कह सकते हैं अकोमोडेशन, ये आपके पास इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन होती है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है लाइट वेव्स जो हैं वो आउटर मीडियम से मूव करती हैं इनर की तरफ, ठीक है, तो वो बेंड ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो इसमें बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होती है लाइट रेज की एक फोकल पॉइंट के ऊपर जो कि रेटिना के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर वो सारी लाइट फोकस होगी और फिर वहाँ से सिग्नल्स लेके जाएंगे न्यूरॉन्स टू द ब्रेन और फिर इमेज को पहचाना जाएगा एंड विजन कंप्लीट होती है तभी। तो लाइट वेव्स बेटे आपके पास मूव करती हैं फ्रॉम एयर टू द कॉर्निया, और जैसे ही कॉर्निया में आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कॉर्निया लिविंग मटेरियल है और इट कंटेन वाटर, और एयर से वाटर में आएगा तो जाहिर सी बात है बेंडिंग होती है, उसकी डेंसिटी भी काउंट करती है इसमें, क्योंकि डेंसिटी के दोनों में बहुत फ़र्क है। एयर इज़ अ लाइटर मीडियम एंड कॉर्निया इज़ अ डेंसर मीडियम। देन आपके पास वो लेंस में से गुजरती है, आपको पता है लेंस तो वैसे भी रिफ्रैक्शन करते हैं, आपने पढ़ा भी है फिज़िक्स में, ठीक है। तो वो मज़ीद आपके पास रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद आपके पास फिर वो नेक्स्ट आगे पास ऑन हो जाएगी और वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पे इसने फोकस होना है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि जो आइज़ होती हैं मोस्टली टेट्रापोड्स की, वो जो डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आपके पास रेस्ट की हालत में फोकस करता है, ठीक है। जब वो रेस्ट की हालत में होती है तब वो फोकस करता है, और फिर नियर को कब करेगा, नियर को आपके पास वो फोकस इस तरीके से करता है कि जो उसके प्रोट्रैक्टर मसल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं लेंस के साथ, वो उसको मूव फॉरवर्ड करा देते हैं, इसकी वजह से फिर वो करीबी चीज़ों को भी फोकस कर लेता है। अच्छा, अब जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं इसके पास इसके रेटिना के अंदर, जो कि रॉड और कॉन सेल्स होते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉन सेल्स होते हैं वो कलर विजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और कुछ और वर्टिब्रेट्स हमारे अंदर भी। इसका मतलब ये है कि आपके पास एम्फीबियंस जो हैं वो कुछ कलर विजन रखते हैं, वो कुछ कलर्स के दरमियान या वेवलेंथ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये हम नहीं जान सके कि आपके पास उनकी कलर विजन जो है किस हद तक डेवलप है या कितना वो उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है आपके पास उनके जो न्यूरोनल इंटरकनेक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं रेटिना के अंदर, जिसकी वजह से वो इजीली फ़र्क कर लेते हैं एक रेस्टिंग प्रे में और एक मूविंग प्रे में। फॉर एग्जांपल कोई मच्छर उड़ रहा है, पतंगा उड़ रहा है, कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, तो उसमें आराम से वो फ़र्क कर लेंगे, एक बैठा हुआ है तो वो उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा शेडोज़ में, यानी जैसे कोई चीज़ आ रही है तो उसका साया आता है तो वो प्रे से बचने के लिए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बैकग्राउंड मूवमेंट्स, यानी पीछे को पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, घास वगैरह हिल रहा है, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटे इसके ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो इसका सुनने का हियरिंग का सिस्टम है ये बहुत वेल डेवलप है। इसके अंदर ये प्योर एडेप्टेशन है लैंड के ऊपर, ठीक है। और इसमें दोनों तरह की ये आपके पास वाइब्रेशंस को सुन सकता है। ये सबस्ट्रेट बॉर्न यानी पानी में जो होती हैं, ठीक है,
और या मड वगैरह में भी वो भी, और साथ में एयर बोर्न वाइब्रेशंस भी ये सुन सकता है। अच्छा, अब होता क्या है कि इसका जो ईयर होता है उसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, दूसरा इसके अंदर मिडल ईयर होता है और तीसरा इसके अंदर इनर ईयर होता है। सबसे पहले देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फिर हम मिडल ईयर को देखेंगे एंड देन फाइनली हम इनर ईयर की तरफ जो मूव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख रहे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली एक पीस होती है इंटेगुमेंट का जो कि स्ट्रेच हुआ हुआ होता है। इंटेगुमेंट यानी मेम्ब्रेन या कवरिंग, ठीक है, जो कि स्ट्रेच हुआ हुआ होता है एक कार्टिलेजिनियस रिंग, यानी कि एक कार्टिलेज बोन का रिंग बना होगा, उसके ऊपर एक आप समझिए पर्दा सा होता है, ठीक है, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये हवा में जितनी भी वाइब्रेशंस आती हैं उसको रिसीव करते हैं, जैसे हमारे कान में ईयर ड्रम होता है वैसे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये जो है ये आगे कनेक्ट होगी या ये कहाँ पे साउंड वेव्स लेके जाएगी, हवा से साउंड वेव्स लेगी, ठीक है, वाइब्रेशंस लेगी और उसको कहाँ लेके जाएगी, आगे ट्रांसमिट करेगी टू द मिडल ईयर, ठीक है। मिडल ईयर बेसिकली आपके पास क्या है, एक चैम्बर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास मिडल ईयर ऑसिकल्स, ये छोटी छोटी बोन्स भी होती हैं जिनको हम स्टेपीज कहते हैं या कोलोमेला कहते हैं, ठीक है। कोलोमेला जो है वहाँ से आगे से जो साउंड वेव्स हैं या वाइब्रेशंस हैं वो ट्रेवल करती हुई जो कि कहाँ से आई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, वो आगे ट्रेवल करती हुई जाएंगी टू द इनर ईयर। जी, तो बेटे हाई फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास जो कि तकरीबन आपके पास 1000 से 5000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, और लो फ्रिक्वेंसी जो कि 100 से 1000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। ये दोनों जो है ना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हियरिंग के लिए फ्रॉग्स के अंदर। जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो मोस्टली एयरबोर्न जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं टू द इनर ईयर विद द हेल्प ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, जबकि जो लो लेवल की होती हैं आपके पास वाइब्रेशंस वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रंट के अपेंडिजेस से, वहाँ से वो होती हुई कहाँ जाती हैं पेक्टोरल गर्डल पे, और पेक्टोरल गर्डल से होती हुई कहाँ जाती हैं वो इनर ईयर से कहाँ जाएंगी सेकंड ऑसिकल, जिसको हम अपर कलम कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर आपके पास साउंड की या वाइब्रेशन की मूवमेंट जो है और तरीके से होती है, उसमें और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और लो फ्रिक्वेंसी में और तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो मसल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं अपर कलम के साथ और स्टेपीज़ के साथ, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लॉक कर देते हैं आपके पास तमाम जो हैं ऑसिकल्स को, ठीक है, दोनों ऑसिकल्स को वो लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से अब वो अंदर जब लॉक हो जाएंगी वाइब्रेशंस तो इजीली फ्रॉग डिटेक्ट कर सकेगा, स्क्रीन कर सकेगा कि ये फ्रिक्वेंसी हाई लेवल की है या ये लो लेवल की है। अब क्या है कि ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अडेप्टेशन है न्यूरन्स के अंदर, क्योंकि आपके पास जो लो लेवल की और हाई लेवल की साउंड्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में ये ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है, ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है इसको। जैसे लाइक जो मीटिंग कॉल्स होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, ठीक है, और प्राइमरी इंपॉर्टेंस है जब ब्रीडिंग सीजन होता है उसके अंदर उनको पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा फिर लो फ्रिक्वेंसी की जो आपके पास साउंड्स होती हैं वो वार्निंग्स होती हैं अप्रोचिंग प्रीडेटर्स की, ठीक है। तो ये दोनों इस लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है अगले पैराग्राफ में कि सैलमेंडर्स के अंदर ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर मिडल ईयर होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या कैसे सुनते हैं, मोस्टली ये आपको पता है कि ये स्ट्रीम्स में रहते हैं, पॉन्ड्स में, केव्स में, या फिर ये पत्तों के नीचे बीनीथ जो है लिटर ये वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई मेटिंग कॉल्स नहीं होती हैं और इनको जो साउंड सिर्फ सुननी होती है वो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होती है, जो कि मोस्टली जो है ना सबस्ट्रेट, क्योंकि रहते ही है सबस्ट्रेट में, स्ट्रीम में या चीज़ों के साथ अटैच, या पानी में होंगे या मड में नीचे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट है ना पानी और मिट्टी दोनों, तो वहाँ पे क्या है इजीली वहाँ से ट्रांसमिट जो होंगी या मूव करेंगी जो वेव्स ये उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे इनका सर जैसे सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ा हुआ है, इनका सर अटैच है, ठीक है। यानी कि जाहिर सी पता पानी में होगा तो इर्द गिर्द स्कल के इर्द गिर्द क्या होगा पानी, और मड में होगा तो इर्द गिर्द मिट्टी होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है जो मूवमेंट होती है सबस्ट्रेट की डायरेक्ट वहाँ से कहाँ जाती है स्कल में, और स्कल से टू दी स्टेपीज एंड इनर ईयर। तो यहाँ पे इसी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंस जो है इनकी, दैट इज सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। ये बिल्कुल सिमिलर होती है फिशेज़ में जो हमने पढ़ी थी। इसमें जो इनर ईयर होता है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करने में,
और साथ में कुछ और सेंसरी पैचेस भी मौजूद होते हैं जो कि ग्रेविटी और दूसरी लीनियर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट द nervous system and sensory system in the amphibians.